लास्ट टाइम मैंने एक रेस्ट ऑपरेटर बताया था, और अगर आपने लेक्चर देखा होगा या कल इनफैक्ट रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद मैंने ये एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश शुरू ही की थी, तो हमारी बिजली चली गई तो वी कुड नॉट कंप्लीट दिस। मैंने एक अरे ली और अरे को नाम दिया मार्क्स, और इस मार्क्स की अरे को मैंने एम में स्टोर कर दिया। और फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि लेट्स सी, मैं अब ये करता हूँ मार्क्स ऑफ 3 500 कर देता हूँ, गॉट इट। और मैं कंसोल कर देता हूँ डॉट लॉग एम, और मैं यहाँ पे इस चीज को नोड पे रन करता हूँ, ठीक है, नोड ऐप डॉट जेएस। कुछ समझ आया? पहले तो मैं इसको हटा के जस्ट ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मार्क्स नाम की एक अरे है और इस अरे के अंदर ये मेरा डाटा पड़ा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। मैंने क्या किया, इस मार्क्स को असाइन कर दिया एम में, ठीक। अब मैंने मार्क्स के थर्ड इंडेक्स पे 0 1 और 2, थर्ड इंडेक्स पे फिलहाल क्या पड़ा हुआ है 25, तो मैंने मार्क्स के थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर कर दिए 500। तो इसे क्या करना चाहिए, मार्क्स के थर्ड इंडेक्स को अपडेट कर दे 500 के साथ। कंसोल एम कर रहा हूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए वैसे? ठीक है, अच्छा सवाल ही यही है बेसिकली कि क्या मार्क्स और एम एक ही अरे है? क्यों? लिसन लिसन वेरी केयरफुली, बड़ी बारीक बीन वाली बात है। मार्क्स के अंदर स्टोर्ड है, मैं 3 एलिमेंट्स रखता हूं ताकि आसानी हो। मार्क्स की अरे में स्टोर्ड है 25 32 और 28, ठीक। जब ये लाइन चली तो इस मार्क्स में क्या आ गया 25 32 और 28। जब ये लाइन चली तो 25 32 और 28 ये सारा इसमें भी आना चाहिए, आ नहीं गया, आना चाहिए। मैं जरा एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैंने मार्क्स में जाके चेंज की 500, ठीक। एम में कोई चेंज नहीं की, मार्क्स में 500 चेंज की। अगर मैं यहां मार्क्स करता हूं, अपडेटेड वैल्यू आनी चाहिए 25 32 28 500। थर्ड इंडेक्स था नहीं तो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेट्स सपोज मैं इसे सेकंड इंडेक्स करता हूं ताकि जस्ट, अब अपडेट किस में हुआ, अपडेट मार्क्स में हुआ ना, तो मैंने मार्क्स ही आउटपुट दिया ना, तो तब उसने कहा जी 25 32 और 500 यानी आखिरी वैल्यू ओवरराइट हो गई। लेकिन एम में तो मैंने चेंज नहीं किया कुछ। जब मैं कंसोल एम करता हूं तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये भी वही देगा। ये सवाल है कि ये क्यों हुआ है? चेंज मैंने किस में किया है, वैल्यू रिप्लेस किस में की है, ओवरराइट किस में की है, मार्क्स में की है। एम को तो मैंने छेड़ा ही नहीं कहीं पे, तो एम की वैल्यू क्यों अपडेट होगी? दैट वाज द क्वेश्चन। कि नॉर्मली अरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, और अगर ये जावास्क्रिप्ट में बिलफर्ज हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट ना भी करें तो वैसे भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरेज में डाटा स्टोर्ड होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो कॉन्सेप्ट हैं, स्टोर्ड बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स नॉर्मली क्या होते हैं, बाय वैल्यू होते हैं। यानी अगर हम किसी भी वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर दें तो वो पूरी की पूरी वैल्यू कॉपी होती है, पूरी की पूरी वैल्यू कॉपी होती है। लेकिन जितने भी रेफरेंस बेस्ड टाइप्स होती हैं उनमें जब हम किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं तो पूरी वैल्यू कॉपी नहीं होती, रेफरेंस कॉपी होता है। और रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये रीजन ये है कि देखें, जब मैंने चेंज मार्क्स में किया, चेंज एम में भी रिफ्लेक्ट हो गया। रीजन बीइंग दैट ये मार्क्स जब मैं एम में असाइन कर रहा हूं तो मार्क्स की पूरी 25 32 और 28 सारी वैल्यूज कॉपी नहीं हुई। क्या कॉपी हुआ है, मार्क्स का रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब एड्रेस।
इसका मतलब ये हुआ कि जब एड्रेस कॉपी हुआ तो m और मार्क्स दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। फिजिकली मेमोरी में दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। जब एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब जब मैं मार्क्स में चेंज करूंगा तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होगी m में, जब m में चेंज करूंगा तो वो चेंज भी रिफ्लेक्ट होगी किसमें? मार्क्स में। एंड दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। इस काम को हम क्या कहते हैं? ये म्यूटेबिलिटी है। और म्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है? कि मेरा एक्चुअल डाटा क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। म्यूटेट का मतलब ही चेंज होता है। मेरा यानी मैंने मार्क्स में चेंज की तो m भी क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। नाउ आई नीड अ वे टू मेक इट इम्यूटेबल। मैं कल भी इन दोनों लफ्जों पे फोकस कर रहा था या एम्फसाइज कर रहा था, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। सो आई वांट टू मेक दिस मार्क्स एन इम्यूटेबल so that if I do the same change in the marks, the same change should not reflect into the m after being assigned. क्लियर होगी ये बात? हाउ टू डू दैट? अब अगर मैं इसके सामने ये 3 डॉट्स लगा दूं ना, और इन 3 डॉट्स को लगाने इसके अंदर यूं, अब मैं पता है क्या कर रहा हूं? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये किसकी इंडिकेशन है? अरे की इंडिकेशन है। और इसके अंदर मैं 3 डॉट्स लगा रहा हूं। ये बात याद रखें कि अब ये 3 डॉट्स रेस्ट ऑपरेटर नहीं है, अब ये 3 डॉट्स स्प्रेड ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, वैसे लेमेन की डेफिनेशन है, अभी बता रहा हूं जस्ट रिमेंबर करने के लिए, कि थोड़ी देर बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी रेस्ट और स्प्रेड में क्या फर्क है। इक्वल टू के राइट साइड पे वो क्या होगा? स्प्रेड, और लेफ्ट साइड पे क्या होगा? ये एक लेमेन वाली डेफिनेशन है, मे भी कहीं की गलत बात है लेकिन अभी तक याद रखने के लिए। अब ये 3 डॉट स्प्रेड, इसका मतलब क्या है? जरा पहली बात देखें। स्प्रेड का मतलब ये है कि अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, इस मार्क्स के अंदर कितने हैं? 25, 32 और 28, इन तीनों को ये स्प्रेड कर देता है, अरे से अनबॉक्स कर देता है। अरे से क्या कर देता है? अनबॉक्स कर देता है। और फिर ये जो इस एम में, यानी इसका मतलब ये है कि 25, 32 और 28 ये तीनों को स्प्रेड करके अलग अलग एलिमेंट्स बना देता है। तीनों को क्या ट्रीट कर रहा है? अलग अलग एलिमेंट्स ट्रीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस m में जो नई वैल्यू रिसीव होगी वो 3 एलिमेंट्स की एक नई अरे कॉपी होगी। अब दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में यूं समझें कि स्प्रेड ऑपरेटर एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू कॉपी ऑफ एन अरे by spreading all the elements that are present in the array which is being spreaded. क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अब m में जो है वो क्या आ गया? एक नई कॉपी। और वो नई कॉपी मैंने किसके जरिए बनाई? यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? इट स्प्रेड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे एंड ट्रीट देम एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट। यानी ये अरे के तमाम एलिमेंट्स को अरे से निकाल के इंडिविजुअल, यूं कह रहे हैं कि अनबॉक्स कर देता है। स्प्रेड अरे क्या? एक कलेक्शन है, और स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? उस कलेक्शन में से सारे एलिमेंट्स को निकाल के अनबॉक्स कर देता है। क्लियर होगी ये बात? अब अगर मैं यहां पे यही काम करूं एग्जैक्ट, तो लेट्स सी कि व्हाट इज द डिफरेंस। जब मैंने चेंज किस में किया? मार्क्स में। और डिस्प्ले किसको किया? m को। देयर इज नो चेंज, m रिमेन्स द, आई हैव मेड इट इम्यूटेबल। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले मैं क्या करता था? अगर मैं ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज ना करता, सिर्फ इस अरे को इसमें असाइन कर देता, तो पूरी अरे कॉपी नहीं होती थी, अरे का एड्रेस या रेफरेंस कॉपी होता था। तो स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया? इसने उस अरे की एक कॉपी बना ली और इस ओरिजिनल अरे को क्या बना दिया? इम्यूटेबल। कि अब मैं ये जो म्यूटेशन कर रहा हूं, ये दिस इज म्यूटेशन, ये म्यूटेशन का असर उस अरे पे नहीं जा रहा जिसमें मैं असाइन कर रहा हूं। सो आई एम मेकिंग द अरे एन इम्यूटेबल। क्लियर होगी बात? और ये जो आपका स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर है, इट वर्क्स द सेम इन केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल। ये बात क्लियर होगी? ये बहुत ज्यादा यूज होगा, स्प्रेड और रेस्ट। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे ये करूं, लेट्स हैव अ लुक, यहां पे मैं ये करूं और इसको मैं करूं E1, E2, और फिर मैं यहां पे E1 कर दूं, सो
ये वाला सिंटेक्स भी आप बहुत ज्यादा देखेंगे कि मैं इस पूरी अरे को क्या कर रहा हूं, स्प्रेड। तो स्प्रेड का मतलब क्या है, ये क्या कर देगा, अरे के तमाम एलिमेंट्स को एग्जैक्टली सेपरेट एलिमेंट बना देगा। तो मैं उन सेपरेट में से क्या कर रहा हूं, पहले और दूसरे को निकाल के वेरिएबल्स में सेव कर रहा हूं। ये इस तरह से इंटरचेंजेबली बहुत सारी चीजें यूज होंगी। क्लियर हो गया? ये ES6 का सिंटेक्स है, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड, के हाउ डू द स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर एक्चुअली वी हाउ डू वी यूज देम। क्लियर है? सेम काम आप करें विद ऑब्जेक्ट्स, इट वुड स्टिल वर्क। फर्क सिर्फ ये होगा कि ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगी, की और वैल्यू दो चीजें होंगी, मतलब पूरी प्रॉपर्टी होगी। अब अगर मैं ये लिखूं आपके सामने, लेट पर्सन ऑब्जेक्ट, और उसमें मैं लिखता हूं जी नेम ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बी समवन दिस, और अगर मैं इसके अंदर लिखता हूं जी एज ऑफ द पर्सन इज समवट लाइक दिस, और उसके अंदर मैं लिखता हूं जी क्वालिफिकेशन इज गोइंग टू बी समवट लाइक MCS। सिमिलर अगर मैं ये करूं ना, लेट P इक्वल्स टू पर्सन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी कॉपीड? रेफरेंस कॉपी होगा। और फिर जब मैं एक प्रॉपर्टी में चेंज करूंगा, वो दूसरी भी चेंज होगी, यानी एक ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली दूसरा भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर इसको भी करना है तो व्हाट यू कैन डू इज, अच्छा पहले बात तो ये है कि आप सिंपली ये कर सकते हैं, लेट नेम एज पर्सन, राइट? ये बिल्कुल सेम काम है जो हमने यहां किया था। लेट स्क्वायर ब्रैकेट, और इस पूरी अरे में से पहला और दूसरा एलिमेंट इसमें सेव कर लिया, और रेस्ट बाकी जितने भी हैं वो आर में सेव कर लिए। तो यही काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, कि अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या आ गया, करली ब्रैकेट। क्यों? कि अब ये अरे नहीं है, क्या है, और उसके अंदर डी स्ट्रक्चर क्या कर रहा हूँ, वैलिड प्रॉपर्टी नेम्स लिखेंगे आप, नेम और एज। तो मैंने नेम और एज उस ऑब्जेक्ट में से क्या कर लिया, डी स्ट्रक्चर कर लिया। ऑब्जेक्ट बनाने का नहीं, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का। मिसाल के तौर अगर मैं ये काम ना करता तो मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ पता है आपको? एग्जैक्टली डॉट ऑपरेटर से, कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम। ऑब्वियसली क्योंकि मैं पर्सन को पी में असाइन कर रहा हूँ, दैट्स क्वाइट गेटेबल। अब ये काम करने के लिए शॉर्टकट क्या दे रहा है ये, कि आपको लेट सपोज एक प्रॉपर्टी चाहिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर चार पांच चाहिए हो तो आप पर्सन 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 साथ में वैसे ही रिडंडेंसी कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, सो व्हाई नॉट मेक इट स्मार्ट, आप सिंपली क्या करें, इसमें से डी स्ट्रक्चर कर लें, और यहाँ प्रोडक्ट लिखने की जरूरत अब, पर्सन लिखने की जरूरत अब नहीं है। फिर ये बेसिकली आपकी क्या है, डी स्ट्रक्चरिंग। और इसी तरह अगर बाकी सारी प्रॉपर्टीज को आप ये करके ये कर लें, तो ये बेसिकली क्योंकि पी रिपीट हो रहा है, रीयूज नहीं हो सकता सेम वेरिएबल ओवर एंड ओवर अगेन। तो अब क्या होगा, नेम एज इसमें आ जाएगा, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू इस पी में एक नए ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। सिमिलरली ये क्यों कर रहा हूं मैं, टू मेक इट इम्यूटेबल, टू मेक इट इम्यूटेबल। तो ये म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट और इन केस ऑफ अरे समझ आ गई है। अब जरा मैं इसको अपने एक्चुअल जो हमारा केस सिनेरियो है, जो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, उसमें जाके आपको यूज स्टेट में समझाऊंगा कि इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, सो नाउ कम बैक टू द एप्लीकेशन विच इज लाइक रिएक्ट ऐप। और इसमें, और यहाँ में ये सारी चीज समझा रहा था, अब मैं इसीलिए सेपरेट जाके मैंने आपको आउटपुट भी दिखा के समझा के वापस ले आया। और अब ये भी आपको समझ आ गया था कल, हमने कितने फीचर ये 6 के पढ़ लिए, मैप पढ़ लिया, एरो फंक्शन पढ़ लिया, कॉल बैक फंक्शन, ऑब्वियसली हमने एज एरो फंक्शन को एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज किया। फिर हमने रेस्ट ऑपरेटर पढ़ लिया,
स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले ही पढ़ लिया था, और म्यूटेबिलिटी क्या होती है और इम्यूटेबल कैसे बनाते हैं किसी भी रेफरेंस बेस्ड टाइप को, तो हमने वो भी देख लिया अभी। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक नया केस बनाऊं और उसमें मैं कहूँ जी कॉन्स्ट और पर्सन सेट पर्सन यूज स्टेट और इनिशियली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक। और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, पर्सन का नेम इज गोइंग टू बी एन, बन सकती है एग्जैक्टली इसी तरह जैसे अरे में स्प्रेड ऑपरेटर के साथ, ठीक है। देन एज इज गोइंग टू बी लाइक बाय डिफॉल्ट एज भी लेट्स सपोज आप कह लें 0 है, ये एक हमारी इनिशियल स्टेट है। अब मैं क्या चाहता हूं, यहां आके मैं दो चीजें लिख दूं, नेम इज गोइंग टू बी ये वाला पर्सन, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, एक एरर मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट मी रन दिस एप्लीकेशन फर्स्ट। ये एरर बहुत कॉमन है और ये आपको बहुत दफा आएगा, इसलिए जरा इसको देख लें एक दफा। रिएक्ट ऐप में npm स्टार्ट, तो थोड़ा सा खुश्क तो नहीं लग रहा रिएक्ट स्टार्ट में? मोस्ट प्रोबेबली आज आखिरी लेक्चर होगा इस खुश्की का। थोड़ा सा हम फिर जरा इंटरेक्टिविटी की तरफ आएंगे, यूआई के साथ खेलेंगे। नॉर्मली ये जो पार्ट है ना बेसिकली ES6 के कॉन्सेप्ट्स में, इसीलिए स्टार्ट में नहीं करवाता, मैं साथ साथ कराता हूँ, क्योंकि अगर वो स्टार्ट में कराएं तो पहले 4-5 लेक्चर में लोग भाग जाते हैं, कहते हैं यार इतनी औखी है, हालांकि ऐसा है नहीं। अब ये जितनी चीजें मैंने बताई है ना, तो एटलीस्ट इसलिए बताइए कि जब ये यूज होंगी तो आप बड़े कंफर्टेबल होंगे इनके साथ। अदरवाइज ये मैं उस जगह जाके बताता जहां पे ये यूज होनी है, तो फिर आप कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, ये तो कोई नई कहानी चल रही है। तो अब मैं इसे प्रैक्टिकली यूज करने लगा तो आपको देखिएगा बड़ा स्मूथ लगेगा इसको। सो लेट इट रन। वैसे आई लाइक फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता रहता हूँ पढ़ाने की। अगर वो बोर हो रहे हो तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा बीच में कोई ऐसा फ्लेवर ऐड करता हूँ कि वो उनकी बोरियत खत्म हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, इसलिए मैं आपसे बगाए बगाए पूछता रहता हूँ। अच्छा, अब एक एरर कॉमन आएगा आपको जो मैं पहले प्रोड्यूस कर देता हूँ, ताकि जब भी वो एरर आए तो आप समझ जाएंगे ये किस वजह से। यप, आई एम जस्ट हैविंग द नेम राइट ओवर हियर, अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। अब एरर क्या है जो मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। पर्सन क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चलेगा? मैं सिंपली यूज स्टेट के अंदर जाके चेक करूंगा कि इनिशियल स्टेट क्या है। तो पर्सन ऑब्जेक्ट है। कभी भी आप ऑब्जेक्ट को यूआई में रेंडर करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ गायब हो गया यहाँ से, और अगर आप कंसोल में आएंगे तो दैट इज द एरर व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। और इस एरर को समझ लें, जरा देख लें। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। जब भी ये बात है ना कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, तो इसका मतलब क्या है कि आप JSX में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो प्रॉपर्टीज है मल्टीपल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, दैट एरर गोज अवे, ठीक है। ये कॉमन, आप कभी भी यूआई में या JSX में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट्स एज, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट कह देता हूँ जी कि नो नेम सेट। इनको आप बेहतर है कि P में कर लें, सो दैट दे शुड कम H1 में कर लें इंस्टेड ऑफ P। और इसको भी आप H1 में कर लें, ठीक। सो नेम इज नो नेम सेट और एज इज 0। अब आपको पता है कि
हम कैसे सेट कर सकते हैं नेम को? अच्छा, ये यूएल के अंदर नहीं है, यूएल के अंदर एलआई होता है नॉर्मली। सो मैं एक बटन बनाता हूँ और उस बटन पे चेंज या अपडेट पर्सन, और इसको मैं लिख देता हूँ जी ऑन क्लिक, और अपडेट पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, सॉरी एक फंक्शन बना लूंगा। इस फंक्शन को मैं जाके यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं ये लिख सकता हूँ ना, जब आपको पता लग गया है कि एरो फंक्शन क्या होता है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये एरो फंक्शन है, और ये क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरे एरो फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूं ताकि ये कहीं और से कॉल कर सकूं। तो चूंकि मैंने कहा कि फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स को हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं ना। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, सिंपल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ES6 के फीचर्स है ना, हमने पढ़े क्यों है कि हम ज्यादा उसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जब हम फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो हम सिर्फ इतना पार्ट पास करते हैं, नाम नहीं देते। तो अब इसे हमने नाम दिया ताकि हम इसे कहीं से कॉल भी कर सके, और नीचे से कॉल कर रहे हैं बेसिकली। क्लियर? अब मैं इस फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि जब भी ये कॉल हो तो ये क्या करे, मेरी स्टेट को अपडेट कर दे। तो आपको पता है कि स्टेट को अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपडेटर फंक्शन, प्लेन वेनिला जेएस वाली लॉजिक इंप्लीमेंट। अब इसमें जरा देखिएगा, मैं चाहता हूं कि जब क्लिक हो तो सिर्फ ये एज बढ़े, जब क्लिक हो तो एज क्या हो। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, मैं क्या करूं? नहीं मतलब वैसे आप अपनी लॉजिक से बताएं ना, मैं मुझे मेरा प्रॉब्लम सिनेरियो ये है कि मैं कहता हूँ जी कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, अभी तो ये काम हो रहा है ना, तो सिर्फ एज बढ़े, क्या करूं? इटरेशन कैसे लगा दूं, क्यों? पर्सन डॉट एज को अपडेट कर देंगे उनके मुताबिक, पर्सन डॉट एज प्लस 1 कर देंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और ये क्लिक करूं, मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम बता दें क्या है। देखिए, उनकी लॉजिक कुछ हद तक ठीक है कि हमें जब अपडेट करना है तो एज को अपडेट करना है, तो एज किसके अंदर है, पर्सन, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, तो उस तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एज, यहां तक ठीक है, +1 भी ठीक है, मसला कहीं और है। मुझे एज ही अपडेट करनी है, अपेरेंटली लॉजिक लुक्स गुड, लेकिन इसका ताल्लुक, चले हिंट दे देता हूं, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम बताना, इसका हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि इसका ताल्लुक म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी से है, जो अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है। क्या? इसमें 2 ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसमें कहीं असाइनमेंट तो हो ही नहीं रही। नहीं, इसमें 2 वेरिएबल्स तो है ही नहीं ना, इसमें पर्सन को मैंने किसी को असाइन तो किया ही नहीं है। गौर करें, जरा गौर करें। इसको छोड़ दें, ये तो यूआई में लिखा हुआ है, ये तो जस्ट एज इट इज प्रिंट हो रहा है ना। तो फिर प्रिंट करना चाहिए ना, नहीं कर रहा। हमें लगता है स्टेट की प्रैक्टिस नहीं किया आपने, इसको अंडर एस्टिमेट किया है। और हमेशा जिंदगी में फंसा वही देता है जिसको बंदा कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, समझा नहीं है, सिर्फ किया ही है। देखें, हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी स्टेट को अपडेट करना चाहें, तो जो इनिशियल अपडेट की शक्ल है, अपडेट करते वक्त भी उसकी शक्ल सेम होनी चाहिए। इनिशियल स्टेट की शक्ल क्या है, ऑब्जेक्ट। जब आप इसे अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट आपको क्या दे रहा है, एक नंबर, ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा। क्यों?
पर्सन डेट डॉट एज आपको क्या देगा 0, इसमें +1 करेंगे तो आपको क्या देगा 1, जबकि आपको सेट स्टेट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, और आप सेट क्या कर रहे हैं नंबर। प्रॉब्लम समझे नहीं समझे? नहीं समझे भी, आप भी नहीं समझे प्रॉब्लम। देखिए मैंने ये कहा कि अगर यहां पे होता नंबर लाइक दिस तो फिर ये काम ठीक था, क्योंकि पर्सन डॉट, अभी तो वो खैर गायब हो गया ना पर्सन डॉट। अगर इनिशियल स्टेट नंबर है तो मुझे अपडेट भी किसको करना है, नंबर को। अगर इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट है तो मुझे अपडेट भी किसको करना है, तो मैं किसको ऑब्जेक्ट अपडेट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को। भी नहीं समझे? इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट है, अपडेट किसको कर रहा हूं मैं, एक प्रॉपर्टी को। नहीं समझे भी? मेरी इस लाइन को जरा बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि शायद आप, इनिशियल स्टेट क्या है, तो आपको अपडेट किसको करना है, आप किसको अपडेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को। दूसरी का क्या कसूर है? अब हो क्या रहा है कि जब अपडेट हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपडेट हो रहा है, बाकी बाकी सारा कुछ क्या कर रहा है, वो गायब कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये बेटा हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही चीज इम्यूटेबिलिटी इसी काम के लिए समझाई थी कि पहली बात तो यह कि जब आप अपडेट करें तो शक्ल सेम होनी चाहिए। स्टेट की शक्ल, इनिशियल स्टेट की शक्ल क्या थी, ऑब्जेक्ट। तो मैं अपडेट करूंगा तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब मुझे दोनों में से एक प्रॉपर्टी अपडेट करनी है, दोनों नहीं करनी। तो जो दूसरी वाली है उसको तो एज इट इज रहने दो ना भाई, उसको क्यों ओवरराइट कर रहे हो। तो वो कैसे ओवरराइट, वो कैसे रहेगी, डॉट 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 पर्सन, ये क्या करेगा, पर्सन स्प्रेड होगा। पर्सन स्प्रेड होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट की कॉपी बन जाएगी। इस पर्सन के ऑब्जेक्ट की यहां पे क्या बन जाएगी, कॉपी बनने के बाद फिर मैं ये कहता हूं कि अब जाओ इस पर्सन की एज को पकड़ो और इसकी वैल्यू को क्या कर दो, +1। ये जरा गौर से सुनने बात जी बेटा। गालिबन इट शुड बी लाइक दिस। ये बात समझ लगी या नहीं लगी? अब नहीं समझ लगी तो जरा एक बात सुनिएगा। पर्सन पूरा ऑब्जेक्ट है ना, तो पर्सन को इस तरह करने का मतलब पता है क्या है, आप क्या कर रहे हैं, पर्सन की एक कॉपी बना रहे हैं। तो पर्सन की कॉपी क्या है, पर्सन की कॉपी, कॉपी का मतलब यही है ना कि एग्जैक्ट उसी शक्ल की चीज। मैं कमेंट में लिख रहा हूं ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए करूं। व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको भी आप कमेंट में ट्रीट करें और इसको भी आप। पर्सन की कॉपी क्या होगी, एग्जैक्ट वही वही ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है। ये जो पर्सन है ना, अभी मैंने आपको अलग से समझाया था कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट की या अरे की कॉपी क्रिएट करता है। ठीक, तो कॉपी का मतलब क्या है, ये पर्सन, ये लिखे हुए का मतलब ये लिखा हुआ समझें, ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे क्या कर रहा हूं कि नॉर्मली याद रखिएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ही नाम की दो प्रॉपर्टीज आ जाएं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ही नाम की दो प्रॉपर्टीज आ जाएं, बाद में आने वाली प्रॉपर्टी पहले वाली को क्या कर देती है, क्लियर। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी ये लाइन क्या करेगी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी क्रिएट करेगी, हो गया कॉपी क्रिएट। इसके बाद क्या कर रहा हूं, एज कॉलन, और इसको ये वैल्यू असाइन कर रहा हूं। अब जरा ये पॉइंट समझिएगा, देखें एज ये भी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू क्या है 0, और ये भी एज की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू क्या है, पर्सन डॉट एज +1। पर्सन डॉट एज में क्या पड़ा हुआ है, 0 +1 क्या कर देगा 1। तो अब ये भी एज की प्रॉपर्टी है, ये भी एज की प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली कंसिडर होगी, जो बाद में आ रही है, और बाद में कौन सी आ रही है, एज वाली आ रही है।
सो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अब जरा गौर से देखें इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करें। ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट करके यहां प्लेस कर रहा है। हो गई कॉपी क्रिएट। अब उस कॉपी के बाद मैं कह रहा हूं कि उसकी एज की प्रॉपर्टी जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसी को लो और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। समझ आइए अब? तो अब क्या है, अब नॉर्मली देखें ये काम मैंने क्यों किया, टू मेक द एग्जिस्टिंग स्टेट इम्यूटेबल। नॉर्मली जब आप ऑब्जेक्ट या अरे को अपडेट करते हैं, ऑब्जेक्ट या अरे को अपडेट करते हैं, तो आपने ये हमेशा याद रखना रिएक्ट में कि उनको म्यूटेट नहीं करना। अगर करेंगे तो क्या होगा, आप एक वैल्यू अपडेट कर रहे होंगे, पिछली सारी जाया कर देंगे आप। तो आप जब भी अरे ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, पहले उसकी प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व करें, फिर उसमें अपडेशन करें। एज जीरो तो ओवरराइट हो जाएगी ना, ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट में एक ही नाम से दो प्रॉपर्टीज होंगी, तो जो बाद वाली प्रॉपर्टी होगी वो कंसिडर होगी, पहली वाली ओवरराइट हो जाएगी। तो जीरो तो ओवरराइट हो गया, क्या हो जाएगी वन। देखे ना, ओवरराइट का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग वैल्यू पड़ी हुई है उसको जाके क्या कर दो, ओवरराइट कर दो। जब मैं बार बार ये कह रहा हूं बेटा कि इसी एक ऑब्जेक्ट में एज नाम की प्रॉपर्टी दो दफा आ रही है, तो जो बाद में आएगी वो पहले वाली प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर देगी, रिप्लेस कर देगी। अब मसला ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि इसमें तो जीरो ही पड़ा हुआ है, तो उसमें जीरो ही पड़ा रहे, हमें अपडेटेड मिल गया है। यानी हमने क्या किया, इम्यूटेबल बनाने का मतलब क्या था कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो वही रहे। हमने, हमें क्या चाहिए, अपडेटेड वैल्यू चाहिए, तो हमने उसको इम्यूटेबल बना के, कॉपी बना के, अपडेटेड ऑब्जेक्ट जो हमें यूआई में डिस्प्ले करना था उसको हमने अपडेट कर दिया। क्लियर? ये अरे और ऑब्जेक्ट दोनों में करेंगे, बार बार मैं इसीलिए दोनों का नाम ले रहा हूं कि जब भी आपने अरे और ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है तो आपने पहले क्या बनाना है, उनको उनको इम्यूटेबल बनाना है। यानी आपने उनकी ओरिजिनल कॉपी को नहीं छेड़ना, आपने जब भी चेंज करनी है तो आपने क्या करना है, स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए। आप जरा देखें, ये बात समझ आ गई यहां तक? रेस्ट वाला काम कैसे हो गया, रेस्ट का तो इधर ताल्लुक ही नहीं है कोई। आपकी अभी गोटी उधर ही फंसी हुई है, वापस इधर नहीं आई। वो तो एग्जाम्पल के लिए समझाया था ना बेटा, वो तो एग्जाम्पल के लिए समझाया था कि बेसिकली रेस्ट और स्प्रेड होता क्या है। इसको उसके साथ रिलेट ना करो, आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझो। रिलेट इसलिए ना करो कि मुझे जाहिर है समझाने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल तो सामने कोट करनी थी ना। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में वही सिनेरियो का, हम असाइनमेंट तो यहाँ कहीं कर ही नहीं रहे, कहीं इक्वल टू का साइन तो आपको नजर ही नहीं आया। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉपी क्रिएट करने का क्या मतलब है, स्प्रेड ऑपरेटर कैसे एक ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट रखता है, करता है, और फिर हम उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि जब भी आप स्टेट अपडेट करें तो आप ये याद रखें कि जो एक्चुअल इनिशियल स्टेट की शेप थी और अपडेटेड स्टेट की शेप वो मैच करनी चाहिए। पहले क्या हो रहा था, इनिशियल स्टेट की जो शेप थी वो ऑब्जेक्ट था, तो हम अपडेट क्या कर रहे थे, नंबर। तो यहाँ सब कुछ गायब क्यों हो जाता था यूआई से, क्योंकि उस सारे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया जाता था विद अ नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं यार उस पूरे ऑब्जेक्ट को इंटैक्ट रखो और उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी को अपडेट कर दो। अब यहाँ ये बहुत सिंपल केस है। अब लेट सपोज कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें ना 20 प्रॉपर्टीज हैं, और आपको उस 20 प्रॉपर्टीज में से सिर्फ दो को अपडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह पहले उस प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व करेंगे, फिर उसकी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को टारगेट करके उनको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ये मैं कमेंट यहाँ रहने देता हूँ ताकि आपको जरा समझ आ जाए। अब अगर मैं जाता हूँ तो मुझे सिर्फ क्या चीज अपडेट करनी थी, ये वाली नहीं,
तो मैं क्या करूंगा, अब आप इसी तरह यहां पे कुछ और लिख दें, सारी अपडेट कर दें, कोई मसला नहीं। अभी 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 वो कराऊंगा ना, अभी इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज को। हम फिर कर दे, सारी कर दे तो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रीवियस स्टेट के लिए, ठीक है। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड कि आप हमेशा म्यूटेट सॉरी इम्यूटेबल बना के भी उसको काम करें, इट्स ऑलवेज गुड। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपको सारी अपडेट करनी पड़े, बहुत कम ऐसा होता है, रेयर केसेस में ऐसा। एनीवेज, सो मैं ये लेट्स सपोज कहता हूँ जी कि एमसीएस, अब आप चाहते हैं जी कि दो अपडेट करूं, यानी एक ही क्लिक पे, सॉरी इसको मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ ताकि आपको ये यहाँ पे नजर भी आ जाए। सो क्वालिफिकेशन दैट इज गोइंग टू बी पर्सन डॉट कॉल, मैं दो प्रॉपर्टीज को अपडेट करूंगा। मैं चाहता हूँ अभी एक हो रही है ना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो साथ में ये क्या हो जाए, अपडेट हो जाए एमसीएस भी, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, कॉमा, इसने अभी भी डिस्ट्रक्चर करके सारे ऑब्जेक्ट को कॉपी किया हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ कॉल डॉट पर्सन डॉट कॉल is going to be ps or kind of thing, sorry not like this, like this I think, sorry इसकी वैल्यू अपडेट करनी है क्वालिफिकेशन की, और दैट इज गोइंग टू बी लाइक पर्सन डॉट कॉल इज इक्वल टू bs। वैसे इसकी एग्जांपल यूं समझें कि अगर मेरे पास ये एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर, सॉरी ये यहीं से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये रिएक्ट है तो इसलिए ये अलाउ नहीं कर रहा। अब अगर मुझे सिर्फ इस पर्सन के ऑब्जेक्ट में से इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, प्लेन जावास्क्रिप्ट में पर्सन डॉट कॉल इक्वल्स टू एमसीएस, ऑडिट। अगर आपको तीन चेंज करनी है तो यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख दें। अब बेसिकली क्या होगा, इस पर्सन जब ये डीस्ट्रक्चर करेगा तो इसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पड़ी भी होंगी ना, ये मैं इस प्रॉपर्टी को दोबारा एक्सेस करके उसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करके क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, तो जो एग्जिस्टिंग इसी नाम की प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी उनको क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। अब अगला सवाल ये भी हो सकता है कि लेट सपोज हम एक नई प्रॉपर्टी डालना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, तो लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं और आप उसमें ये काम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट फिर भी माइंड नहीं करेगा, ये रन टाइम पे उसमें वो प्रॉपर्टी क्या कर देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा, ऐड कर देगा न्यू प्रॉपर्टी। क्लियर होगी ये बात। तो यूं ये सिर्फ कौन सी एग्जांपल है आपकी, मीन ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है। इसी तरह जब आप अरे में अपडेट कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, अरे को भी जब भी अपडेट करेंगे तो पहले अरे की एग्जिस्टिंग स्टेट को इम्यूटेबल बनाएंगे, जस्ट लाइक सेम। फर्क क्या होगा यहाँ पे, बजाय यहाँ पे ये करने के, उस केस में आपके पास ये आ जाएगा, तो हम देते हैं, मिटा देते हैं, और यहाँ पे बिलफर्ज ये समझ आ गई ना, मिटा दो ना। यहाँ पे आपके पास इनिशियल अरे होगी और उस अरे में लेट सपोज आप 12 करें, दिस करें, दिस करें, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पर्सन, और फिर अच्छा इसमें एक फर्क आएगा, अब क्योंकि इसमें की वैल्यूज तो नहीं होती ना प्रॉपर्टीज, तो आप इसी ब्रैकेट के अंदर बगैर की के कोई नई वैल्यू दे देंगे दिस वन, वो एग्जिस्टिंग को डिस्टर्ब किए बगैर तमाम की तमाम, स्प्रेड का मतलब क्या है, ये तमाम की वैल्यूज उठा के यहां ले आएगा, साथ में 45 ऐड कर देगा। फिर इंडेक्स दे देंगे, लेकिन नॉर्मली अरे में चेंज नहीं करते, रिप्लेस ही करते हैं, या इंडेक्स से चेंज, मैंने ऐसा कोई सिनेरियो ऐसा देखा नहीं है।
एग्जिस्टिंग अरे में नई चीजें ऐड करते हैं या अपडेट। ये क्लियर हो गया आपके पास? अब जब भी ये चीज या ये केस अभी ये यूज होने वाला है, क्योंकि अभी मैं बेसिकली वो जो कार्ड्स आपसे बनवाए थे ना केएफसी का, आपको कहा था कि आपने खुद सैंपल बनाने हैं, तो अब मैं उसके साथ पहले करूंगा अरे एक इनिशियली इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उस अरे को फिर मैं डायनामिकली रेंडर करूंगा यूआई पे, और फिर मैं कुछ चेंज करके बताऊंगा कि हम उस अरे में कैसे किसी ऑब्जेक्ट में या किसी अरे के एलिमेंट में, क्योंकि अरेज आर नॉट ऑलवेज सिंपल, अरेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी नेस्ट हो सकते हैं। तो हम किसी अरे के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की किसी एक चीज को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। बहरहाल आपको म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो आपको यहाँ भी पता लग गया, प्रैक्टिकली भी पता लग गया कि हम किसी चीज को भी अगर हम स्टेट में लाके उसे अपडेट करें तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम सारी चीज को ओवरराइट ना करें, बल्कि हम किसी एक चीज जिसके साथ हमारा ताल्लुक या मकसद है हम सिर्फ उसी को अपडेट करें। सो नाउ लेट्स डू समथिंग प्रैक्टिकल। मुझे अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं बेसिक सा यूआई बना लेता हूँ, ताकि हम उसको इन अपकमिंग लेक्चर्स लेके उसी को साथ साथ चलते रहें, ठीक है। सो आई डू हैव अ हेडर, और हेडर में मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है बूटस्ट्रैप का मेन्यू सिंपल, और मेन में मेरे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ। दैट्स गुड फॉर नाउ, सो लेट मी इंट्रोड्यूस दैट हेडर। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ। नॉर्मली रिएक्ट में आप ये दो खाली टैग्स देखेंगे, इनको बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। ये पहले पढ़ा हुआ ना हमने कि क्योंकि रिएक्ट में आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स रिटर्न नहीं कर सकते। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स रिटर्न करने हो तो आप उन्हें रैप करते हैं किसी फर्दर पेरेंट डिव में। अब अगर हमें ये हर जगह नई डिव्स ऐड करनी पड़े जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेरेंट, क्योंकि हम मोर देन वन एलिमेंट्स रिटर्न नहीं कर सकते, तो वो बहुत सारी एक्स्ट्रा डिव्स हमारे डॉम में चली जाएंगी। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए जब भी दो डिव्स को कंबाइन या रैप करते हैं तो हम खाली टैग्स, जिनको हम रिएक्ट फ्रेगमेंट कहते हैं, इनमें रैप कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि डोम में कोई नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं होता, और आपके लिए आपको क्या मिल जाता है, एक रैपर मिल जाता है। क्लियर? सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग एंड मूविंग इट लाइक हेड, और ये आ गया हमारा हेड। इसको हम अब रिएक्ट रैपर का, सॉरी फ्रेगमेंट टाइप का आपको पता लग गया। अब मैं डिव इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या देना है, स्टाइल देना है। सो स्टाइल देने के लिए ऑब्वियसली फ्रेगमेंट टैग्स को आप नहीं दे सकते। उसके बाद आपको पता है कि जब आपको कोई क्लास देनी हो तो आप क्लास की जगह क्लास नेम लिखते हो, और मुझे पता है कि क्यों मैंने बूटस्ट्रैप ऐड किया तो कंटेनर की क्लास ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। कंटेनर की क्लास ऑटोमेटिकली अवेलेबल है तो ये सारा कुछ क्या आ गया, सेंटर में आ गया। इसके बाद अब मुझे क्विकली बूटस्ट्रैप में जाना है और एक कार्ड बनाना है। ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप कोई पीस ऑफ यूआई बनाएं तो आप कोशिश करें कि उसका क्या बनाएं, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएं। सो मैंने यहाँ बूटस्ट्रैप के कार्ड में आया, मुझे ये पीस ऑफ यूआई चाहिए बिकॉज आई वांट टू मेक इट लुक लाइक दिस, जो कि केएफसी की वेबसाइट पे लाइक दिस, ठीक है, इस कार्ड की तरह का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कार्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और पहले मैं इस कार्ड को यहाँ हेडर के नीचे एज इट इज मैनुअली प्लेस करता हूँ, ठीक है। मेक श्योर कि ये स्टाइल हमें नॉर्मल सीएसएस के स्टाइल इनलाइन लिखना अवेलेबल नहीं है। यहाँ हम एक स्टाइल के साथ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, यानी अगर हमें लिखना ही हो तो हम इसको यूं लिखते हैं ब्रैकेट्स में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे ये नहीं लिखने, इसको मैं हटा देता हूँ। इमेज अनपेयर्ड है तो इसको मैं यहाँ पे पेयर्ड बना देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मेरे पास एक पूरा कार्ड आ गया। आपको पता है कि हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो हमें अगर ये रोज और कॉलम्स में रखने हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि मुझे इनके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक रो, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, कॉल एमडी और 4। अगर मुझे एक रो में 3 चाहिए तो मुझे एक कॉलम का साइज जो है वो क्या चाहिए होगा, आर
लाइक दिस। इफ आई कम बैक, ये एक कार्ड आ गया मेरा, ठीक है। इसके ऊपर इमेज लगाएंगे तो इट वुड लुक लाइक सेम। आई होप मेरे पास KFC के इमेजेस कहीं पड़े हुए, सो लेट्स डू दैट इन हियर। KFC मैं यहाँ पे KFC में आता हूँ, फ्रंट एंड में, सोर्स में, एसेट्स में, इमेजेस में। सो लेट्स सी, मैं कॉपी कर लेता हूँ। इमेज लगाना सिखाया ना आपको कि नहीं सिखाया? ओके, अभी इमेज भी सीख लेते हैं हम कैसे लगा। ये आपकी रिएक्ट ऐप है, इस रिएक्ट यहाँ से खोल लेते हैं। इस रिएक्ट ऐप में जब आपने इमेज लगाना हो तो आप सोर्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लें एसेट्स के नाम से, ठीक। इसके अंदर चाहे तो एक और फोल्डर बना लें इमेज के नाम का, ठीक है, क्योंकि एसेट्स और भी हो सकते हैं। सो IMG इमेज, और इस इमेज के अंदर जो आपने अभी इमेज कॉपी किया, अगर आप यहाँ से आए, एसेट्स आ गया, इसके अंदर इमेज आ गया, यहाँ पे आप इमेज पेस्ट कर दें, ठीक। ये PNG फाइल है। अब आप यहाँ पे आए और आपको यहाँ पे इमेज लगाना है कार्ड के अंदर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप यहाँ पे आके इंपोर्ट, कोई भी इमेज को नाम दे दें, मैं P1 दे देता हूँ, फ्रॉम पाथ दे दें, एसेट्स, इमेज, product1.png, ठीक। मैंने एज इट इज फुल पाथ यानी रिलेटिव पाथ देके इमेज को P1 में सेव कर लिया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ इमेज के सोर्स में आता हूँ और P1 दे देता हूँ। मेक सेंस? इफ आई नाउ कम बैक, आई विल हैव दैट इमेज इन प्लेस राइट ओवर हियर। अब मुझे ये क्या चाहिए, ये कार्ड रिपीट चाहिए, मतलब 2 3 4 5 कार्ड चाहिए मुझे। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू मेक इट लाइक, एक कार्ड बन गया ना ये, यहाँ से ये, तो मुझे इसको उठा के डुप्लीकेट करना है सिर्फ। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, वही करने लगे हैं। पहले जरा मैं प्रॉब्लम सिनेरियो समझा रहा हूँ ना कि ये इस तरह करने से मेस हो जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे अलग कंपोनेंट में। तो मैं पहले प्रॉब्लम, अच्छा पहली बात तो ये कि ये एक ही मतलब मल्टी लाइन में आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि आप इस कार्ड को डुप्लीकेट करने के बजाय आप सिंपली क्या करें, इस पूरे कॉलम को डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। सो मेक श्योर दिस इज इंडेंटेड, ओके। सो आप इस पूरे कॉलम को डुप्लीकेट कर लें, एक ही रो में मल्टीपल कॉलम्स। सो इफ यू नाउ गो बैक, आपके पास ये एज इट इज आ रहे हैं। अब जो आपने बात बेहतर की, इनफैक्ट बहुत जबरदस्त की। अब देखें ये एक ही कंपोनेंट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। एक कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 or 60 लाइंस एट मैक्स। पर्पस, कॉन्सेप्ट भी है कि मॉड्यूलर रखें चीजों को, कंपोनेंट बेस्ड रखें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इस पूरे पोर्शन को उठाता हूँ विद MD4, कट करता हूँ, यहाँ आके कंपोनेंट्स में आके एक सेपरेट कंपोनेंट बना देता हूँ जिसको मैं नाम ही क्या दे देता हूँ, card.jsx। और इसको अब मैं ये शॉर्टकट मार सकता हूँ। और अब ये जो इसने फंक्शन बनाया वो क्या बनाया, फैट एरो फंक्शन, कॉन्स्ट कार्ड इक्वल्स टू, और ये फैट एरो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है आपको, एक JSX। तो आप इस JSX की जगह अपने कार्ड की JSX लिख लें। मेकिंग सेंस? अब ये जो कार्ड जब एक दफा बन गया आपका, इसको कर दे बंद और वापस आके ऐप में आप सिंपली क्या करें, कार्ड, और इसको एक दफा इंपोर्ट भी कर लें। इफ यू नाउ गो बैक, व्हाई इट इज सेइंग P1 इज नॉट, अच्छा अब चूंकि मैंने इमेज इंपोर्ट इधर किया हुआ है और कार्ड को मैंने दूसरी फाइल में ले गया हूँ, तो इसलिए इसको यहाँ से करें डिलीट और कार्ड के कंपोनेंट में आए, यहाँ पे करें इंपोर्ट
एग्जैक्टली नॉर्मली हम इधर इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम ये इमेज बैकएंड से एपीआई के जरिए लाएंगे इमेज का पाथ, तो प्रॉपर तरीका तो वही होगा, लेकिन फिलहाल हम जब फ्रंट एंड में कोई स्टैटिक इमेज लगाना हो, लोगो शोगो, तो इसी तरह लगाएंगे। फ्रॉम this assets, this image, this product one dot png. So now if I come back, that error is no more, और अब एक ही कार्ड लगा हुआ है। अब अगर मुझे मल्टीपल कार्ड्स करने हैं तो आई हैव मेड इट रीयूजेबल, दिस कितने कार्ड आ जाएंगे? जितने चाहिए आपको। अब लेकिन सवाल ये है कि ऐसी रीयूजेबिलिटी का क्या फायदा है जिसमें सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम सब कुछ आ रहा है, मतलब डाटा तो सेम है इनका। वी डोंट नीड लाइक दिस, वी नीड सेपरेट डाटा फॉर ईच कार्ड, एंड हियर इज द चैलेंज दैट आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड, जो शुरू में अभी बोला है ना, अरे शे और डीस्ट्रक्चरिंग, और तो उसका पर्पस अभी आपको समझ आएगा। सो रन टाइम पे एक्चुअल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इनमें ये जो डाटा है, ये हर कार्ड का अपना अपना डाटा आ रहा होता है। सो हमारे पास चूंकि अभी डाटाबेस नहीं है, बैकएंड से तो डाटा नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक खुद से लोकल स्टेट बना रहा हूँ, कॉन्स्ट, और कार्ड्स में क्या आएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा आएगा ना, तो मैं इसका नाम क्या देता हूँ, प्रोडक्ट, और इसको क्या करता हूँ, सेट प्रोडक्ट, और इसको क्या कर देता हूँ जी, यूज स्टेट, और यूज स्टेट में मैं इनिशियली एक डाटा की अरे दे देता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू अरे, और उस अरे में ऑब्जेक्ट्स दे देता हूँ, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक प्रोडक्ट की डिटेल को कंटेन करेगा। क्लियर? सो मैं इसको कह देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल टाइटल, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, इसको कह देता हूँ जी क्रिस्पी बर्गर। मैं केएफसी की बहुत प्रमोशन कर रहा हूँ, उनको मुझे इस बात के भी पैसे देने चाहिए। राइट, एंड देन डिस्क्रिप्शन, सम डिस्क्रिप्शन पे हम थोड़ा सा लॉरम एप्सम डाल देते हैं जल्दी टाइपिंग से बचने के लिए। सो यार डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद क्या आ जाएगी जी, प्राइस, दैट इज गोइंग टू बी 250। इसका आ जाएगा जी नॉर्मली स्टॉक, हमारे पास 20 की तादाद में पड़े हुए हैं, और वगैरह वगैरह बहुत कुछ और भी आ सकता है। मैं सपोज ये करता हूँ, ये एक प्रोडक्ट आ गया, इसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके ये करता हूँ दूसरा, इसको कह देता हूँ जी क्रंच बर्गर, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जस्ट टू मेक इट लुक लाइक डिफरेंट। फिर हम इसको कर देते हैं जी लाइक 300, और इसका स्टॉक कर देते हैं 10, और ये आ गया जी हमारा तीसरा, इसको हम कह देते हैं जी डील, और इसको हम कर देते हैं जी लाइक दिस, कर देते हैं हम 400 की, और इसकी कर देते हैं हम 30। हमारे पास एक अरे है, उस अरे में क्या है, ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं आपको पता है, तो ये सारी की सारी हम दे देते हैं एज एन इनिशियल स्टेट। अब हमारी इनिशियल स्टेट में क्या पड़ा हुआ है, एक अरे, और उस अरे में क्या पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को मैं चाहता हूं, अच्छा ये भी हमें इस तरह तो नहीं करना चाहिए बार बार, लेट्स सपोज 100 कार्ड हैं तो 100 को हम इस तरह करते फिरेंगे, दैट इज मतलब 100 प्रोडक्ट्स हैं तो ऐसा तो बुरी बात है। अब हमारे पास आ गई है क्या, एक अरे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रो, ये वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट मैप, पता है ना क्या होता है, हर दफा
ये एक प्रोडक्ट निकालेगा, इस पी में रखेगा, और इस पी में हम क्या कहेंगे, रिटर्न। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो रिटर्न की जरूरत नहीं है, और हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, और वो कौन सी है कि हम हर प्रोडक्ट के लिए एक कार्ड रेंडर करवाएंगे। कितने कार्ड रेंडर होंगे, जितनी लेंथ होगी अरे की। कितनी लेंथ है अरे की, 1 2 3,